Hello, children. Hope you all are keeping safe and sound at your home. Today we will be studying chapter number 10 of your Bloom book, Air and Wind. दोनों सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, but there is a difference, right? Air and wind. Air is present everywhere. हवा जो है वो सब जगह प्रेजेंट होती है, सब जगह है हवा. What do you say? Do we live without air? Can we live without air? No, we cannot. All living things need air to breathe. जितने भी ज़िंदा रहने वाली चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, उनको हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. There can be no life on earth without air. हवा के बिना इस पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल नहीं है. इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती. We cannot see or touch air, but we can feel it. हम हवा को देख नहीं सकते, हम हवा को छू नहीं सकते, पर हम हवा को महसूस कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर. अब महसूस कैसे कर सकते हैं आप बताइए. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कपड़े उड़ रहे हैं. ठीक है, तो यू कैन फील कि हवा चल रही है, इसलिए कपड़े उड़ रहे हैं. बलून में व्हेन यू ब्लो एयर, बलून इन्फ्लेटेड से फूल जाता है. पिचके हुए बलून से वो फूला हुआ बलून बन जाता है. तब आपको समझ में आता है कि वो बलून में हवा भर दी गई है, इसलिए बलून फूल गया है. तो बलून में वहाँ पर एयर है, दैट यू कैन फील, बट यू कैन नॉट सी इट. एकदम से बलून फूटता है, तेज़ हवा निकलती है, तो आपको महसूस होता है कि फूटा बलून. ठीक है, तो इस तरीके से आप हवा को महसूस कर सकते हैं. अब एयर हैज़ वाटर वेपर. एयर में जो है वो पानी के वेपर्स या भाप कह लीजिए, एयर में ये वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं. अब ये कैसे पता पड़ेगा कि एयर में मॉइस्चर या वाटर वेपर है कि नहीं. सभी हवा में एक मॉइस्चर होती है और उसको वाटर वेपर भी कह सकते हैं. तो वाटर व्हेन हीटेड इज टर्न इनटू वाटर वेपर. जब पानी को गर्म किया जाता है, तो आपने देखा होगा मम्मा आपकी चाय बनाती हैं, या गर्म पानी जब किया जाता है तो उसमें से भाप निकलती है पानी में से. उसी भाप को हम वाटर वेपर कहते हैं. पानी जब गर्म करने पर वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, उसे हम वाटर वेपर कहते हैं, या वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में. Water vapor from lakes, rivers and sea goes into the air. इसी तरीके से जब सूरज की तेज रोशनी होती है, तो उस समय लेक से, नदियों से, समुद्र में जो पानी है वो भाप बनकर हवा में जाता है. Where does the water go? पर ये जो पानी है ये जाता कहाँ है. When you put wet clothes in the sun. जब आप गीले कपड़े जब धुलते हैं, गीले रहते हैं, वो जब हम सुखाते हैं सूरज की रोशनी में, दिन में जब हम सुखाते हैं, तो वो पानी जाता कहाँ है. कभी सोचा आपने वो पानी कहाँ जाता है. Put some ice cubes in a dry glass. कुछ आप बर्फ़ के क्यूब्स जो होते हैं, जो बर्फ़ की ट्रे में बर्फ़ जमती है, उसको आप एक बार सूखे ग्लास में डालिए. आफ्टर सम टाइम यू सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्लास आउटसाइड. कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपने अंदर बर्फ़ डाली है, पर ग्लास के बाहर आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. तो it is the water vapor from the air collected on it after cooling. अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये है कंडेंसेशन का एग्जाम्पल जो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे. उसमें ये बोल रहा है जब आप ठंडा बर्फ़ ग्लास में डालते हैं
तो क्या होता है, जो हवा से वाटर वेपर है वो कलेक्ट होता है, और क्योंकि ये ग्लास बहुत ठंडा है तो उसके ऊपर वो वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स आपको दिखते हैं। कूलिंग के बाद अगेन वो ड्रॉपलेट्स वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर भी जब, जैसे अगर भगोने पे आप देखिए पानी मम्मा गर्म कर रही हो, आप बोलना मम्मा को करने के लिए, तो और उसको ढक्कन से ढक के रख दें किसी प्लेट से, और जब तेज़ पानी गर्म हो जाए, ढक्कन मम्मा जब उठाएगी तो आप देखना वाटर वेपर निकलेगा, पर थोड़ी ही देर में वो ढक्कन में से पानी वापस नीचे चला जाता है। तो वापस जब वाटर वेपर फिर से जब हीट से कूल होता है तो वो कंडेंस हो जाता है और वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। द वाटर वेपर चेंजेस बैक इन टू वाटर, यही आपकी बुक में लिखा है कि वाटर वेपर फिर से पानी में बदल जाता है। ड्यू ड्रॉप्स इन विंटर आर फॉर्म्ड इन दिस मैनर, जब ठंड का समय आता है और ओस आपको घास पे, फूल पत्तों पे दिखती है, तो इसी तरीके से वो ओस बनती है। तो जब हम ये क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे, विल डू सम एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे जब मैम क्लास में और भी इसको डिटेल में डिस्कस करेगी। जब बार बार डिस्कस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और इसी तरीके से हमारी वाटर साइकिल, जो पानी बरसता है, वो भी इसी सीक्वेंस पे बेस्ड है। नाउ एयर कंटेन्स स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स, हवा में धुआं भी होता है, धूल भी होती है, और कीटाणु भी होते हैं। जर्म्स क्या होते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, ऐसे कीटाणु। स्मोक कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, होम्स, कार्स, बसेस एंड ट्रक्स, कहाँ कहाँ से धुआं निकलता है, फैक्ट्री से, घर से, गाड़ी में, कार, बसेस या ट्रक से। इट मिक्सेस विद द एयर, और वो हवा में मिक्स हो जाता है। लुक एट द बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम, कभी आपने देखा कि जब दरवाजे खिड़की बंद हो, कहीं छोटा सा होल हो, या खिड़की में से कहीं से छोटी सी जगह से रोशनी आ रही है, तो कभी उस पर ध्यान दीजिएगा, उस बीम ऑफ लाइट पे, उसमें आपको बहुत सारा डस्ट दिखेगा। मैं जब छोटी थी तो मैंने इस तरीके से देखा, आप भी कभी देखिएगा, आपको भी काफ़ी सारा डस्ट दिखेगा। Like in this picture you can see the smoke is coming out from the factories, from the buses, auto rickshaw, car, and this child is getting suffocated because of the smoke. उसको तकलीफ हो रही है, उसको खांसी आ रही है क्योंकि हवा में इतना सारा स्मोक है। यू कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर, जैसा अभी हम बात कर रहे थे बीम ऑफ लाइट, अगर किसी एक छोटी रोशनी से आ रही है कमरे में, तो आपको डस्ट पार्टिकल बहुत सारे आपको फ्लोट करते हुए हवा में दिखेंगे। ठीक है, डस्ट गोज इन टू द एयर बाय स्वीपिंग एंड ब्लोइंग ऑफ विंड। और डस्ट हवा में कैसे जाती है, बाय स्वीपिंग एंड ब्लोइंग ऑफ विंड। जब तेज़ हवा चलती है, उस हवा के बहाव से धूल की कण उठ के सब एयर में मिक्स हो जाती है, और इस कारण से हमें डस्ट हवा में दिखाई देती है। जर्म्स फ्रॉम अ सिक मैन्स कॉफ ऑल्सो गोज इन टू द एयर, जब किसी को सर्दी खांसी होती है और वो हवा में छींकता या खांसता है, तो उस तरीके से जर्म्स भी एयर में चली जाती हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एयरबोर्न बीमारियां होती हैं, जो हवा से होती हैं। तो जब ये जर्म्स हवा में चले जाते हैं और वो इंसान जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी कम है, उसी हवा में सांस लेते हैं, तो वो जर्म्स उनकी बॉडी में जाकर उनको बीमार कर देता है। डस्ट पार्टिकल इन एयर, देखिए ये खिड़की में से कैसे रोशनी आ रही है, और ये बच्ची जब स्वीप कर रही है फ्लोर, तो इसको यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं। स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी, इस तरीके से धुआं, धूल और जर्म्स जो हैं हवा को खराब करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पोल्यूशन, और इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे
कि व्हाट इज पोल्यूशन, तो आप कह सकते हैं कि डर्टी एयर और द smoke, dust and germs which makes the air dirty, it is called pollution. Breathing in dirty air is bad for our health. और ऐसी गंदी हवा में सांस लेने से हमारी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. If dust or smoke enters into our nose, we sneeze and cough. अगर स्मोक या डस्ट हमारे नाक में जाती है तो हमें छींक आती है और खांसी आती है. द जर्म्स मेक अस इल. और ये कीटाणु जो हवा में ये कीटाणु होते हैं ये हमें बीमार कर सकते हैं. ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर. इसमें ये जो आपका कैप्शन है ये बोल रहा है कि हमें ताज़ी और साफ़ हवा में सांस लेना चाहिए. वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी. हमें हमेशा ताज़ी और साफ़ हवा में सांस लेना चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे. ग्रीन प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन. और हरे जो पेड़ पौधे हैं, जो इसीलिए कहते हैं हमें हरियाली रखनी चाहिए क्योंकि जो हरे पेड़ पौधे हैं ये हवा को साफ और स्वच्छ रखती है. सो ग्रो ग्रीन प्लांट्स नियर योर होम. तो अपने घर के आसपास हमें हरियाली बनाए रखनी चाहिए. ऑलवेज प्ले इन द ओपन फील्ड. हमेशा खुली जगह में खेलना चाहिए. कीप विंडोज ओपन टू लेट फ्रेश एयर इनटू द हाउस. और घर में खिड़की दरवाजे खोल के रखने चाहिए सुबह शाम एटलीस्ट, ताकि फ्रेश एयर आपके घर में आ सके और अच्छा वेंटिलेशन हो सके. डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग. जब हम सोते हैं तो सोते समय हमें अपना फेस कवर करके नहीं सोना चाहिए, मुंह ढांक कर नहीं सोना चाहिए. तो ये तो हो गया हमारी सब हवा के बारे में कि हवा साफ कैसे रह सकती है, पोल्यूशन किसे कहते हैं, क्या क्या एजेंट हैं जो हवा को गंदा करते हैं, ठीक है, डस्ट क्या होती है, जर्म्स क्या होते हैं और स्मोक क्या होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द सेकेंड टॉपिक दैट इज विंड. एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप सबको पता है हवा चलती है एक जगह से दूसरी जगह. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब तेज़ हवा इस तरीके से चलती है तो उसको विंड कहते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड हैज़ डायरेक्शन एंड स्पीड. जो ये तेज़ हवा है वो किसी पर्टिकुलर दिशा में चलती है और एक स्पीड में चलती है. होल्ड अ रिबन हाई अप इन द एयर. अभी एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि एक रिबन को आप जब हवा में ऐसे ऊंचा लटकाएंगे हाथ में पकड़ के, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो वो जिस डायरेक्शन में तेज़ हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में वो लहराने लगेगा. द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज़ द डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लोज. और हवा की डायरेक्शन क्या होती है? जिसमें वो तेज़ हवा बह रही है जिस डायरेक्शन में, उससे हम हवा की दिशा बोलते हैं. At airports we find direction of wind by weathercock. जैसे कि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं जहाँ पे हवाई जहाज़ जहाँ से उड़ते हैं तो वहाँ पे वेदर कॉक लगा होता है. एक मुर्गा जैसा होता है जो कि हवा के हिसाब से घूमता है, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसे वेदर कॉक बोलते हैं. और उससे हमें पता पड़ता है कि किस दिशा में हवा चल रही है. वी मेजर स्पीड ऑफ द विंड बाय एनीमोमीटर. ये इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको याद रखना है कि हम हवा की स्पीड किससे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर. एनीमोमीटर. एनीमोमीटर से हम हवा की स्पीड को मेजर कर सकते हैं. जैसा अभी हमने पढ़ा, आप ये देख सकते हैं रिबन की जगह इस बेबी ने हैंकी लिया हुआ है हाथ में और हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो हैंकी ऐसे उड़ रहा है. एयरपोर्ट पे जिस वेदर कॉक के बारे में लिखा है उसका पिक्चर देखिए. इस तरीके का वेदर कॉक होता है, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट. और जैसे ही ये हवा जिस डायरेक्शन में चलती है वेदर कॉक उस डायरेक्शन में ये स्टेबल हो जाता है.
एंड दिस इज़ द एनेमोमीटर। ये एनेमोमीटर है। एनेमोमीटर क्या है, अभी आपको पढ़ाया, मैंने बताया कि एनेमोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स इन मेजर द स्पीड ऑफ द विंड, जिससे हम हवा की स्पीड को माप सकते हैं। स्लो एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। अब ये सब हवा ही के नाम हैं, ब्रीज, एयर, विंड, स्टॉर्म, पर हवा कैसे चल रही है उसके हिसाब से ये नाम अलग अलग हो जाते हैं। जब बिल्कुल धीमे धीमे एकदम हल्की हवा चल रही होती है तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। ब्रीज मेक्स द क्लोथ एंड लीव्स फ्लटर। ब्रीज से जो कपड़े होते हैं वो थोड़े हिलते हैं, पत्तियां हमें हिलती हुई दिखाई देती हैं। इट हेल्प्स अस इन फ्लाइंग अ काइट एंड विनोइंग। और ब्रीज जब चलती है तो उसमें हम पतंग भी उड़ा सकते हैं। एंड विनोइंग क्या होता है, जो सूप से फटकने का काम करते हैं उसको हम विनोइंग कहते हैं, जिसमें लाइट पार्टिकल्स जो हैं वो गिर जाते हैं और हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो सूप में ही या प्लेट में, थाली में रह जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। तो ये सब हम जब ब्रीज चल रही होती है, हल्की हवा चलती है, तो हमें ये सब प्रोसेस, ये सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं और हमें ये ब्रीज इसमें हेल्प करती है। एयर कैन बी स्क्वीज्ड इनटू एम्प्टी स्पेसेस। एयर जो है वो निकाली जा सकती हैं खाली जगहों से, निकाल के उन जगहों को खाली किया जा सकता है, एम्प्टी किया जा सकता है। लिटिल फास्टर विंड हेल्प्स ग्लाइडर्स एंड बोट्स टू मूव। और जब थोड़ी तेज़ हवा चलती है तब वो हेल्प किस में करते हैं, बोट को चलने में, और ग्लाइडर्स जो हवा में उड़ते हैं, अगर ठीक ठाक तेज़ थोड़ी हवा चल रही होगी तभी ग्लाइडर्स अच्छे से उड़ पाता है, नहीं तो ग्लाइडर नीचे आ जाता है, गिर जाता है। अब इस पिक्चर में देखिए, हवा से बलून उसको ब्लो किया और इसमें से हवा निकाल भी सकते हैं, तो ये बलून जो है वो इन्फ्लेटेड हो जाएगा, पिचक जाएगा और यहाँ से हवा खाली हो जाएगी। ऐसे ही टायर है ये साइकिल का, जिसमें से हवा खाली हो जाएगी तो ये एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। और ये साइकिल पंप, एयर पंप है, इससे इसको टायर में हवा फिल कर रहे हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग विंड्स हेल्प इन रनिंग विंड मिल्स। अब जब तेज़ हवा चलती है तो वो विंड मिल को चलाने में मदद करती है। विंड मिल्स आपने, जब आप कई जगह रास्तों में जाते होंगे दूर हाईवे पे, वहाँ देखे होंगे। अगले पिक्चर में मैं आपको विंड मिल भी दिखाऊंगी। विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है। द विंड कैरीज स्मॉल एंड लाइट सीड्स टू अदर प्लेसेस। और जो हल्के बीज होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स के बहुत लाइट वेट सीड्स होते हैं जो आराम से तेज़ हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं। इस तरीके से ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन आपके लिए नया वर्ड है, पर इसका मतलब है प्लांट का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। एनिमल के बॉडी पे भी लग के वो एक जगह से दूसरी जगह बीज पहुंच जाते हैं और वहाँ उनको अगर प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो कर जाते हैं। जैसे नारियल आपने देखा है, पानी में लोग फेंक देते हैं तो वो पानी के बहाव से दूसरी जगह पहुंच जाता है और वो नारियल के से दूसरी जगह वो नारियल का पेड़ उग जाता है। एनिमल के ऊपर जो सीड है उनसे वो एनिमल चल के जाते हैं, उनकी बॉडी से गिरता है। कहीं आपने आम की गुठली खा के कहीं फेंक दी, अगर उसको प्रॉपर सनलाइट, एयर और वाटर और वार्मथ मिली तो आम का पेड़ भी ऐसे निकल जाता है। तो ये सारे तरीके हैं पेड़ पौधों को अच्छी कंडीशन मिलने के और एक अच्छा पौधा जनरेट होने के लिए। प्लांट देन ग्रो एट फार ऑफ प्लेसेस। इस तरीके से ही प्लांट जो है दूर दूर भी, जहाँ कोई नहीं जाता है वो प्लांट लगाने, वहाँ पर भी ऐसे जगहों पर वो प्लांट इस तरीके से जब बीज पहुँच जाता है तो ग्रो हो जाते हैं। ग्लाइडर जो अभी आपने पढ़ा, जिनको थोड़ी तेज़ हवा की ज़रूरत होती है, बोट या यॉट, इसको चलने के लिए पानी में भी थोड़ी तेज़ हवा की ज़रूरत होती है। दिस इज़ द विंड मिल। ये विंड मिल है जिनको घूमने के लिए भी
तेज़, ब्रीज में ये ज़्यादा नहीं घूमते, पर विंड में या स्टॉर्म में ये बहुत तेज़ घूमते हैं। और ये विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, पानी से, विंड से, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, जिनसे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब तेज़ हवा चलती है तो ये सीड कहीं पर आकर गिरा, वहाँ से ये प्लांट और फिर ये बड़ा ट्री में कन्वर्ट हो गया, अगर उसको सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली मिलता रहा तो। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज अ स्टॉर्म। अब जब बहुत तेज़ हवाएं जो चलती हैं और स्ट्रॉन्ग हवा चलती है, उसको हम आंधी बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। वॉयलेंट एंड वेरी फास्ट विंड इज कॉल्ड हरिकेन। अब जब वॉयलेंट मतलब जो बहुत तेज़ हवा होती है और जो नुकसान कर देती है चीज़ों को, घर तोड़ देती है और पेड़ तो गिरा देती है, जब ऐसी हवाएं जो होती हैं उनको हरिकेन बोलते हैं। स्टॉर्म एंड हरिकेन कॉज डैमेज टू क्रॉप्स। और ये आंधी और हरिकेन जो हैं ये हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और घरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इट कैन मेक बोट्स एंड शिप्स सिंक इन द सी। और जब ऐसी हवाएं चलती हैं तो नाव और जो जहाज हैं वो भी समुद्र में ऐसी हवाओं में डूब जाते हैं। So this was all about the wind and the air. I hope you have learnt a lot of things in this chapter. Please read the chapter many times so that you can clear your doubts in the live classes. Thank you.